अगर लड़की होती तो तुम क्या करती, बताओ। आशा बेगम ने तीखे अंदाज में ज़हरा की तरफ देखते हुए कहा। बहुत तुम्हारे पुर्जे निकल रहे हैं। क्यों? पुर्जे क्यों नहीं निकलेंगे? कोई मेरे हक पर डाका डालने के लिए आए तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? क्या करेगी तू? और आशा बेगम ने ज़हरा के बाल मुट्ठी में दबाकर झटका देते हुए कहा, यही करूंगी जो तुम कर रही हो। हाँ हाँ, तुम कह रही हो कर लो मेरे साथ जो तुम कर सकती हो। और ज़हरा के लहजे में चलन था। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात है। ज़हरा ने मछली की तरह बेड से उछलते हुए कहा और फिर वो किसी जोंक की तरह आशा बेगम से चिमट गई थी। छोड़ दे मुझे कुतिया, कमीनी छोड़। और आशा बेगम ने ज़हरा की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ दे वरना इतने हंटर मारूंगी कि खाल मार कर देख। और ज़हरा ने ऐसी सिसकारी भरते हुए कहा जैसे आशा बेगम ने वाकई उसे हंटर मार दिया हो। तो यूं नहीं मानेगी, आशा बेगम ने ज़हरा के कंधे पर दांत गाड़ते हुए कहा। और ज़हरा ने सिसकारी तो ली लेकिन उसकी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी। देख हट जा, मामा आ रही होगी। आने दे मामा को। और तू मुझे काट काट कर मुझे मार मार कर। और फिर मैं। ज़हरा की आवाज़ लफ्ज़ों से बेनियाज होकर सिसकारियों में डूब गई। आशा बेगम की कुव्वत बर्दाश्त शायद जवाब दे गई थी और उसके दोनों हाथ ज़हरा के बदन की बूटियां करने पर तुले हुए थे। उसके मुंह का ज़हरा की खाल उधेड़ने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ही ज़हरा की सिसकारियां गुर्राहटों में तब्दील हो गईं और फिर यूं महसूस होने लगा जैसे वो पागल और जुनूनी आपस में दोस्तों गिरेबान हों। नोचने, खसोटने, काटने, दबाने और दबोचने का ये अमल फिर यक लगती खत्म हो गया और गहरी गहरी सांसों ने कमरे की फिजा को जेरो ज़बर कर दिया। मैं जा रही हूँ। और गहरी गहरी सांसों के दरमियान आशा बेगम ने अपना लिबास और बाल दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, और तूने मुझे 2 दिन तक मुलाजमीन के सामने आने के काबिल नहीं रखा, तो मैं कौन सा किसी को मुंह दिखाने के काबिल रही हूँ। और ज़हरा ने प्यार भरे अंदाज में आशा की तरफ देखते हुए कहा, और मैं खुद कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। दिन में नहीं और रात में भी 2-4 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं आना और मैं कुछ मसरूफ़ रहूंगी। और ये कहकर आशा बेगम उस कमरे से निकल गईं। ज़हरा के कमरे से निकलकर आशा गुस्ल खाने में गई और फिर आधे घंटे बाद ही वो अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी गुफ्तगू कर रही थी। आज रात प्रोफेसर राहील अफ़ी फेडरल बी एरिया के इस मकान में नहीं रहना चाहिए जहां वो है। और आशा बेगम ने दोनों मुहाफ़िज़ों के चेहरे की तरफ कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, और मेरा बंगला प्रोफेसर के लिए अच्छी पनाहगाह है। उसे तुम लोगों को लाना यही है, लेकिन यूं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। कोशिश करते हैं खानम। और एक मुहाफ़िज़ ने दबी दबी आवाज़ में कहा, गुज़श्ता रात ही हम लोग कोशिश करते तो आसानी से कामयाब हो जाती। अब काम मुश्किल हो गया है और इस मकान की निगरानी सख्त हो गई है। पहले सिर्फ एक आदमी नज़र आता था और थोड़ी देर पहले मैंने 4 आदमियों को मशकूक अंदाज में मकान के गिर्द चक्कर लगाते देखा है। ये तुमने अच्छी खबर दी। और आशा बेगम ने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसका मतलब तो यही है कि वो लोग आज रात को कुछ करने का इरादा रखते हैं। ये आपने किस तरह समझ लिया बेगम साहिबा? और दूसरे मुहाफ़िज़ ने भारी मगर धीमी आवाज़ में कहा, सीधी सी बात है कि अगर एजेंसी वालों को सिर्फ निगरानी ही करनी होती तो एक आदमी काफ़ी था। 4 अफराद की मौजूदगी का मतलब यह है कि उन्होंने खतरे की बू महसूस कर ली है या फिर वो खुद ही कुछ करने का इरादा रखते हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मुहाफ़िज़ ने कहा, लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि सरकारी एजेंसी वालों को प्रोफेसर की निगरानी करने और फिर उससे उठवाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। और क्या वो कानूनी तरीके से मकान में दाखिल होकर प्रोफेसर को अपने साथ नहीं ले जा सकते? मालूम नहीं कि वो क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं। और आशा बेगम ने पुरतफक्कर अंदाज में कहा। उसके बाद वो किसी गहरी सोच में गर्क हो गई। आप क्या सोच रही हैं? और एक मुहाफ़िज़ ने उसका सिलसिला ख्याल तोड़ दिया। कुछ नहीं, आशा बेगम ने कहा। और प्रोफेसर राहील की गुमशुदगी की रिपोर्ट था कि और मैंने किसकी की थी मालूम हुआ कुछ। प्रोफेसर राहील के दोस्त नसार करमानी और उनके साली नौशीन ने। नौशीन प्रोफेसर को पसंद करती है, आशा बेगम ने खुद कलामी अंदाज में कहा। और कोई नहीं था उन लोगों के साथ? नहीं, मुहाफ़िज़ ने कहा और फिर जहन पर जोर देते हुए बोला। उसी दिन अशोक मेहता भी थाने पहुंचा था और उन्होंने बयान दिया कि प्रोफेसर उन्हें जख्मी हालत में मिले थे। जबकि उनकी हालत बेहतर हुई
तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें वो होटल तक छोड़ने आए थे और अशोक के साथ नसार करमानी भी था। शायद रिपोर्ट लिखवाने के बाद ही नसार करमानी अशोक मेहता के घर गया था और जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराकर आने की बात की होगी तो अशोक मेहता ने प्रोफेसर को होटल तक पहुंचाने की झूठी कहानी सुनाकर कहा होगा कि चलो मैं भी थाने में ये लिखवा दूं, ऐसा ना हो कि बाद में थाने वालों को मालूम हो और वो लोग मेरे घर पहुंच जाएं। अशोक मेहता मुअज़्ज़ज़ आदमी है, वरना पुलिस वाले उनसे ये सवाल जरूर करते कि जब प्रोफेसर जख्मी हालत में मिले थे तो उसकी रिपोर्ट थाने में क्यों नहीं कराई गई, और फिर वो डॉक्टर कौन है जिसने थाने में जख्मी होने की रिपोर्ट दर्ज होने बिना ही प्रोफेसर की। मुमकिन है कि पुलिस वालों ने पूछा हो और आशा बेगम ने कहा। अशोक ने उस कोताही का कोई ना कोई माकूल जवाब जरूर दिया होगा। ठीक है बेगम साहबा, फिर यह तय पाया कि आज रात प्रोफेसर को उसके मकान से उठवा लिया जाए। हाँ ये तय है, मगर ज़्यादा भीड़ भाड़ से काम खराब हो जाएगा। एक बंदे को बंगले पर छोड़ देना, बाकी 3 बहुत हैं। दोनों मुहाफ़िज़ इस बात में गर्दन हिलाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद आशा बेगम ने गर्दन सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। प्रोफेसर का मसला उसके पास अचानक ही नहीं आया था और प्रोफेसर का जिक्र पहली बार उसके सामने फौजिया ने किया था। फौजिया वर्ल्ड वीमन की मजलिस आमला की रुकन थी और प्रोफेसर से फौजिया की इश्क की दास्तान आशा बेगम के इल्म में तो थी, लेकिन वो प्रोफेसर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। जब फौजिया ने आशा बेगम को बताया कि प्रोफेसर का ज़हन गैर मामूली है और कदीम तारीख पर उसकी गहरी नज़र है, तो उसकी रगे तजस्सुस फड़क उठी और फिर वो एक दिन फौजिया के साथ प्रोफेसर से मुलाकात के लिए यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर आशा बेगम प्रोफेसर से गुफ्तगू कर सकती। उसने प्रोफेसर के सामने फौजिया के घर चलने की तजवीज़ रखी और प्रोफेसर राहील तैयार हो गया। यूं तो मुझे हर बड़े आदमी से मिलने की तमन्ना है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका जिक्र सुनने के बाद मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। आशा बेगम ने फौजिया के घर पहुंचने के बाद प्रोफेसर राहील को मुखातब करते हुए कहा। वो लोग लान में पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे और मैंने दुनिया की बेशतर ममालिक का सफ़र किया है। उन ममालिक की तरफ भी मैं बार बार गई जिनकी तारीखी अहमियत भी है, मसलन मिस्र, ईरान, इराक, भारत, जापान, चीन, यूनान वगैरह। और ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? प्रोफेसर ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में जो फुंकार थी वो आशा बेगम से पोशीदा नहीं रह सकी और मैंने उनमें से एक मुल्क भी नहीं देखा। लेकिन फौजिया तो कह रही थी कि आप। फौजिया ठीक कहती है, प्रोफेसर ने आशा बेगम की बात कता करते हुए कहा। मैं इन ममालिक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसी अहम बात नहीं। तारीख का हर तालिब इल्म इन ममालिक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। वो तो ठीक है राहील साहब, लेकिन उसका कहना है कि आज जो कुछ आप जानते हैं उसकी बात ही और है। आशा बेगम ने कहा। और फौजिया चाय लेकर आ जाए तो फिर हम अपनी जाहलियत और बेअक्ली की वजह से ही दूसरों को पढ़ा लिखा और अक्लमंद तस्वर करते हैं। फौजिया का मामला भी यही है। वो मुझे इसलिए आलम फाजल समझती है कि खुद उसका जहन इल्म की दौलत से महरूम है। प्रोफेसर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मैं आपकी राय से इत्तफाक नहीं करती, क्योंकि फौजिया बहुत जानती है और वह तारीख और फ़लसफ़े की तालबा है। मुस्तज़ादिया कि वो आपकी शागिर्द भी है। आपने फौजिया को मेरी शागिर्द कहकर ये तस्लीम कर लिया है कि वो कम इल्म है। प्रोफेसर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उसके पतले पतले होंठों के दरमियान मौजूद लकीर ज़रा सी भी फैल गई और जिस तरह फौजिया में मेरी शागिर्द बनने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी फितरत की तख्लीक करदा हर शय का शागिर्द हूँ। हवा, पानी, आग, जंगल, सहरा, दलदल, खाई, गार, पहाड़, नदी, नाले, आबशार, समुंदर, फूल, दरख्त, बादल, बिजली, चांद, सितारे, सूरज, चरिंद परिंद और सभी तो मेरे उस्ताद हैं। परसों प्रोफेसर राहील खला में घूरते हुए बोल रहा था और आशा बेगम के चेहरे पर बीक वक्त कई रंग उभरे और डूब रहे थे। दूसरों में और मुझ में यह फ़र्क है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात में से नहीं हूँ। आप अशरफुल मखलूक़ात में से नहीं हैं? नहीं, कतई नहीं। और प्रोफेसर ने आशा बेगम की पेशानी पर नज़र जमाते हुए कहा। मैं अशरफुल अफजल नहीं, और उसके बावजूद भी मेरी निगाहें माजी में हज़ारों साल की मसाफत एक लम्हे में तय कर सकती हैं। मैं वो कुछ देख लेता हूँ जो कदीम तारीख दानों, तारीख नफीसों की निगाहों से भी उज्जल रहा है। और मेरे पास कुछ चीज़ें हैं प्रोफेसर,
आशा बेगम ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। और मुझे ये तो मालूम है कि वो बहुत कदीम हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि उनकी तारीखी अहमियत क्या है, और उनकी अहमियत का जब तक अंदाजा ना हो उनकी कीमत का तयन मुश्किल है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर ने खाली खाली नजरों से आशा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। फौजिया आ रही है। और आशा बेगम ने सरगोशी की। मैं उसके सामने इन अशिया के बारे में बात करना नहीं चाहती और मुझे थोड़ी सी देर हो गई। फौजिया ने चाय की ट्रे छोटी मेज पर रखते हुए कहा, हमारी मुरादमा आज छुट्टी लेकर गई है, इसलिए चाय मुझे खुद ही बनानी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मौका मिल गया। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, किसी दिन तुम प्रोफेसर साहब के साथ मेरे गरीब खाने पर भी तो आओ, और ऐसे वक्त आना कि दोपहर का खाना हम लोग साथ ही खाएं। प्रोफेसर साहब से पूछ लें, अगर ये तैयार हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? क्यों प्रोफेसर? और खाने पर तो मुश्किल है, किसी दिन चाय के वक्त आ जाएंगे। किसी दिन क्यों, कल ही आ जाएं। और इस वक्त मैं कल के बारे में कोई प्रोग्राम नहीं बना सकता। प्रोफेसर राहील ने धीमी आवाज में कहा, अगर आना हुआ तो फौजिया किसी वक्त फोन करके बता देगी। अगर ये फोन ना कर सके तो समझ लें कि हम नहीं आएंगे। क्यों, कोई खास काम है आपको कल? मेरे लिए तो हर काम ही खास होता है। मेरा ख्याल है कि जो काम खास ना हो उसे करना ही नहीं चाहिए। प्रोफेसर धीरे से बोला, और आम काम करने के लिए इस दुनिया में आम आदमी बहुत हैं। आप बातें बहुत गहरी करते हैं, मगर अभी आपकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। प्रोफेसर राहील ने आशा बेगम के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसके दिली जज्बात का आईनादार होता है और जिसमें हर चीज नजर आती है। आपका चेहरा भी तो मेरे लिए जामे जिम है, और जामे जिम जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, और मैं आपके अंदर बहुत दूर तक देख रहा हूँ। प्रोफेसर और फौजिया ने राहील के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? और क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ? क्यों? और मैं प्रोफेसर को झटका सा लगा और उसने अचौंक कर खाली खाली नजरों से फौजिया की तरफ देखते हुए कहा, इससे कबल के जो कुछ वो आशा बेगम के मुताल्लिक कह रहा था वो सब कुछ के जहन से गायब हो गया, और वो जो कुछ कहना चाहता था भूल गया, और उसकी आंखों में तैरती हुई गैर मामूली चमक ऐसे मालूम हुई जैसे कभी थी ही नहीं। तुमने जो कुछ कहा है मुझसे? और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, कल शाम हम आशा बेगम के घर चाय पर जाने की बात कर रहे थे। ओहो अच्छा, मुझे याद आया। ठीक है, कल का प्रोग्राम बना ले और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। आप कल अपनी किसी मसरूफियत का जिक्र कर रहे थे। आशा बेगम ने अजीब से अंदाज में प्रोफेसर राहील की तरफ देखते हुए कहा, कल शाम अशोक मेहता के घर जाना है। और प्रोफेसर ने दबी दबी आवाज में कहा, और वो कई दिनों से बुला रहा है। मुमकिन है कि किसी अहम मामले पर बात करना चाहता हो। वह सारे कदीमा का कीड़ा है और कभी कभी वह मेरा भेजा खा जाता है। हालांकि उसे मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा असारे कदीमा से कोई तलक नहीं। फौजिया चाय के बर्तन उठाकर जाने लगी तो आशा ने प्रोफेसर से कहा, मैं जानती हूं कि अशोक मेहता को कई बार उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और आशा बेगम का तर्ज तखातब मुतफक्राना था, लेकिन मेरे पास मौजूद अशिया पर वो कोई रोशनी नहीं डाल सके। मैंने वो कदीम अशिया ने उन्हें भी दिखाई थी। कह रहे थे कि इन अशिया के मुख्तलिफ जाविये से फोटो लो, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर वो फोटो मुझे दो और उन्हें मैं अपने एक दोस्त के पास भेजता हूँ और उस पर रोशनी डालेगा। नाम तो बताया होगा उसने अपने दोस्त का? हाँ बताया था, लंदन में है, प्रोफेसर मार्टन, और मैंने भी उनका नाम सुन रखा है और उनके 2 मकाले मेरी नज़र से गुजरे हैं। आपने यकीनन वो फोटो बनाकर अशोक को दी होगी। नहीं, मैंने यह काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके कई सबब हैं। आशा बेगम ने सोच में डूबे अंदाज में कहा, और उन अशिया के फोटो तो मैंने पहनाए हैं और मैं फोटो दिखाती तो हूँ, देती किसी को नहीं। मेरा ख्याल है कि उन फोटो के जरिए कोई भी चालाक आदमी फरार कर सकता है। वो फोटो किसी भी असारे कदीमा के शौकीन को दिखाकर भारी रकम एडवांस वसूल की जा सकती है। वो अशिया ऐसी हैं कि नवार्द जमा करने के जुनून में मुब्तला रईस उनकी भारी कीमत लगा सकता है और उस कीमत का चंद फीसद हिस्सा बेचगी भी दे सकता है। खैर इन मामलात का मुझे तजर्बा नहीं है, प्रोफेसर ने कहा, और अशोक मेहता ने लंदन वाले जिस दोस्त का हवाला दिया है उसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, और वैसे अपने मकालात से तो वह बाहर ही लगता है। मैं सोच रही हूँ कि उसे बहसीयत मेहमान अपने घर बुलाऊं। जरूर बुलाएं। और प्रोफेसर राहील ने कहा, और उसके लहजे में बेजारी सी थी। उठ चले, अब मेरा जहन बोझल होने लगा है। मेरे पर्स में इस वक्त वो चीजें हैं, आशा बेगम ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, और उन्हें आप एक नजर देख लें, फिर चलते हैं। और जो चीजें भी मैं आपको दिखा रही हूँ
वो 5000 साल पुरानी हैं। उनकी कदामत का इल्म तो मुझे तज्जिया कराने के बाद हो गया है, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आप एक नजर देख तो लें। और आशा बेगम ने पर्स से निकालकर अजीबोगरीब शक्ल की 2 चीजें छोटी सी मेज पर रख दी। प्रोफेसर राहील ने उन्हें देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आशा बेगम ने उनको पर्स से निकाल लिया था तो उसने उन्हें सरसरी अंदाज में देखने की नियत से उनकी ज़र्फ़ निगाह की, और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में वही चमक तैरने लगी जो थोड़ी देर कबल ही मालूम हुई थी। ये मुजस्मे नहीं, ये किसी संगे तराश के कमाल फन का नमूना है। इन्हें शोलों ने ये शक्ल अता की है और इन्हें आग ने इस रूप में ढाला है। आग, वो आग जो 5000 साल पहले लगाई गई थी। आशा बेगम ने सोचा, और प्रोफेसर सही सिमत निशानदही कर रहा है। तर्जियाकारों का भी यही कहना था कि ये दोनों चीजें अपनी असल शक्ल खो चुकी हैं। ये आग की तपश से पानी हुई, और फिर जब आग खत्म हुई, शोले राख बन गए तो, और वो आग जो इंसान को जलाने के लिए भड़काई और दहकाई गई थी, इस भगत को जलाने के लिए जो इत्तेफाक से शाही घराने में पैदा हो गया था, बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह। और गौतम बुद्ध भगत प्रहलाद मुल्तान, हाँ मुल्तान ठीक है, और मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। मुल्तान मल्ली कबाइल का देश, दरवावड़ कौम का देश। और ये तो तारीख बताती है कि आज से 5000 साल कबल इसी इलाके का राजा ताकतवर राजा अंबी था, और वो राजा अंबी जिसने खुदा होने का दावा किया था, बिल्कुल उसी फिरौन की तरह जिसने दरियाए नीलम के किनारे खुदा होने का झूठा दावा किया था। राजा अंबी की सल्तनत वसी थी, और वह फतूहात भी कर रहा था, और वह जिन पर हुकूमत कर रहा था उन्हें कीड़े मकोड़े समझता। जुल्म और सितम, अय्याशी और बर्बरियत उसका पेशा खास था। क्या ये तारीख है? हाँ, ये तारीख है, और वो तारीख जो किताबों में कम और इंसानों के सीनों में ज्यादा है। ये वो रवायतें हैं जो सदियों से फिजाओं में गश्त कर रही हैं, समातों से रही हैं। और प्रोफेसर ने धीमी मगर फूंकार ऐसी आवाज में कहा, परहलादू वली अहद था, और उसकी रगों में बेज़ाहर राजा अंबी का खून गर्दिश कर रहा था। वो बागी हो गया। उसने कहा कि तू मेरा बाप जरूर है, लेकिन तू खुदा नहीं। रियाया पर जुल्म रवा रखने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता। तू हाकिम है, जालिम है, भेड़िया है। और फिर वो दरबारियों के सामने चीख पड़ा, नारायणा नारायणा, जो कुछ है वो खुदा का है, और जो कुछ है वो अल्लाह ताला का है। और नारायणा के नारे ने राजा अंबी को बखला दिया। उसने वली अहद सल्तनत को कत्ल करने, संसार करने का हुक्म दे दिया, अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म। और आशा बेगम ने हैरत से कहा, अपने बेटे को? उस बेटे को जो उसे खुदा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, और उस बेटे को जो रियासत के हसूल की खातिर भी किसी मसलत का शिकार होने को तैयार नहीं था। प्रोफेसर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, और राजा अंबी की बहन होली खुद को देवी कहती थी, और उसका कहना था कि वह देवी है, इसलिए आग उसके लिए गुलजार है। राजा ने अपने देवी बहन से कहा कि मेरे लड़के को, जो बड़ा नाफरमान है, तू किसी तरह खत्म कर दे और उसे मार दे, ताकि लोग मुझे खुदा तस्लीम कर लें। पर हालात की मौजूदगी में मेरा खुदाई का दावा बातिल ही रहेगा। और मैंने उसे मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये मरा नहीं। क्या फिर होली ने उसे मार दिया? आशा बेगम ने फिर मुदाखलत की। उसे मारना इतना आसान नहीं था, प्रोफेसर ने ज़ाहिर लब कहा, और उसे मंजीक में भर कर फायर किया गया। उस पर पत्थर फेंके गए, भूख और प्यास से मारने की कोशिश की गई। जिसे रब रखे उसे कौन चखे। और इस हकीकत से होली वाकिफ नहीं थी। उसने अपने भाई से वादा कर लिया कि उसके नाहंजार लड़के को वो अग्नि के हवाले करेगी, और वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसी आग जलाने का बंदोबस्त कर जो आसमान से बातें करने लगे। और क्या उसे आग में फेंक दिया गया? नहीं, आग में नहीं फेंका गया। और प्रोफेसर ने नागवारी से होंठ सकोड़ते हुए कहा, एक बहुत बड़े मैदान में हजारों दरख्त काट कर लकड़ें जमा की गई। पूरे सल्तनत में यह खबर गश्त कर रही थी कि राजा अंबी की बहन देवी होली अपने भतीजे को खुद जलाएगी। होली ने 16 श्रृंगार किए और प्रहलाद से कहा कि चल, मैं और तू इन लकड़ियों की चोटी पर चलकर बैठते हैं। इन लकड़ियों को आग लगाई जाएगी। तू सच्चा होगा तो तू वो बच जाएगा, और झूठा होगा तो वो जल मरेगा। आग चौंका होली की ताबे थी, इसलिए उसका ख्याल था कि आग उसे नहीं जला सकती और प्रहलाद जल जाएगा। होली की ताबे आग आशा बेगम पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। हाँ, होली का ख्याल यही था कि उसे आग पर कुदरत है, आग उसकी ताबे है और वो उसे कभी नहीं जलाएगी। प्रोफेसर राहील ने फूंकाने वाले अंदाज में कहा, और होली 16 श्रृंगार के बाद
हालात का हाथ पकड़े लकड़ियों के बुलंद ढेर पर चढ़कर बैठ गई। उसके गले में 2 हार थे। एक हार के दरमियान एक सुर्ख पत्थर था और अंडे के बराबर यह सुर्ख पत्थर आग की अलामत था। दूसरे हार में स्याह पत्थर था और यह भी अंडे ही के बराबर था। यह उस तारीकी की अलामत था और जिसके सीने से रोशनी यानी आग फूट कर निकलती है। दोनों की लकड़ियों के ढेर पर बैठते ही राजा अंबी ने हुक्म दिया कि लकड़ियों को आग लगा दी गई। आग लगा दी गई आशा के मुंह से बेगैर इरादी तौर पर ही निकला और फिर जैसे उसे एहसास हुआ उसने फौरन किन अखियों से प्रोफेसर की देखते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर अपनी ही धुन में बोल रहा था, हाँ मैंने देखा, ये रवायत नहीं और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। प्रोफेसर का लहजा बदला बदला सा था और मैं गवाह हूँ, मैंने देखा कि आग लगा दी गई। जरा सी देर में आग आसमान से बातें करने लगी। एक चीख और फिर उस बाज गश्त फिजाओं का सीना चीरने लगी। चीख, देवी की चीख, होली की चीख, और उस चीख के जिसे आग पर कुदरत हासिल थी, उस चीख जो अपने भाई को भतीजे के शर से बचाना चाहती थी। शोले भड़कते रहे। राजा खुश था, बहुत खुश। उसे यकीन था कि उसकी बहन होली अभी हंसी मुस्कुराती आग से निकल आएगी, लेकिन उसकी सोच के बरखिलाफ प्रहलाद हंसते मुस्कुराते आग से निकल आया। आग के गिर्द जमा रियाया ने खुशी के नारे लगाए। और तो क्या प्रोफेसर होली का त्यौहार? आशा बेगम ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। बहुत देर तक खामोशी रही और प्रोफेसर के चेहरे पर जो ना समझ में आने वाले तासरात उभरे थे वो धुंधले पड़ने लगे। उसने एक लंबी आह भरते हुए कहा, हाँ, होली का त्यौहार उस वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। हक की फतह की याद ताज़ा करने के लिए रवायत यही है और यही रवायत तारीख का हिस्सा भी बन गई। मैंने दोनों पत्थर मुल्तान की ही की एक उम्र रसीदा औरत से खरीदे थे और इसी असना में फौजिया वापस आ गई। प्रोफेसर और आशा बेगम किसी नामालूम समझौते के तौर पर खामोश हो गए। आप दोनों किस सोच में गर्क हैं? और फौजिया ने बीक वक्त दोनों से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि अब महफिल बर्खास्त की जाए, प्रोफेसर ने कहा। हाँ बिल्कुल, फौजिया और आशा ने प्रोफेसर की तायद की और कुछ देर बाद वाकई महफिल बर्खास्त हो गई। सरवर नदीम और नसार करमानी इस वक्त महकमा दाखिला के दफ्तर में बैठे एक अफसर आला की गुफ्तगू तवज्जो से सुन रहे थे। यहाँ खुद नहीं आए बल्कि लाए गए थे और इन दोनों के घरों के सामने एक एक कार आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने महकमा दाखिला के अफसर आला का जुबानी उन्हें हुक्म सुनाया और आधे घंटे बाद वो महकमा दाखिला में मौजूद थे। जो मसला आप बयान कर रहे हैं वो तो ठीक है और उसकी संगीनी का कुछ इल्म हमें भी है, लेकिन जिस अंदाज में हमें यहाँ लाया गया है वो हमारी मजबूरी थी जनाब, और उसके लिए हम किसी हद तक माजरत खवा भी हैं। होम सेक्रेटरी की बजाय नसार करमानी के साथ बैठे हुए एक अफसर ने कहा। होम सेक्रेटरी के दफ्तर में दीगर 4 अफसरान भी बैठे थे। नसार करमानी ने उन्हें देखते ही अंदाजा लगा लिया कि उनका तल्लुक पुलिस और इंटेलिजेंस से होगा। क्या आप इन लोगों से डरते हैं जिन्होंने प्रोफेसर को अगवा किया है? सरवर नदीम ने धीमे मगर इश्ताल दिलाने वाले लहजे में कहा। यह बात नहीं है, उसी अफसर ने कहा, लेकिन हमें इस बात का खतरा जरूर है कि हमारी सरगर्मियां उन्हें प्रोफेसर के खिलाफ कुछ करने पर ना उकसा दें। क्या प्रोफेसर की जिंदगी को कोई खतरा है? नसार करमानी ने कहा। और प्रोफेसर की जान लेने से अगवा करने वाले को क्या फायदा पहुंचेगा? आप इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो लोग प्रोफेसर से चाहते क्या हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं कि वो लोग बाद औकात अंदाजे हकीकत के बरअक्स भी होते हैं। मरकजी हुकूमत के 2 अफसरान प्रोफेसर से क्यों मिलना चाहते थे? सरवर नदीम ने पूछा। जैसा कि आपने बताया कि उन लोगों की आमद से कबल ही प्रोफेसर को अगवा कर लिया गया, उन्हें अपना तजस्सुस यहाँ लाया था, होम सेक्रेटरी ने कहा, और उन लोगों ने भी प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अगर वो लोग प्रोफेसर से मिल लेते तो ये मामला इतना अहम ना रहता, लेकिन उन्हें प्रोफेसर से मिलने नहीं दिया गया, इसलिए कि मेरे ख्याल में प्रोफेसर की ज़ात मुल्क और कौम के लिए भी बहुत अहम है। हमें इस सवाल का जवाब कब मिलेगा कि आप लोगों ने हमें क्यों तलब किया? नसार करमानी ने पूछा। आप दोनों के प्रोफेसर से गहरे मरासम हैं, होम सेक्रेटरी ने धीमी आवाज में कहा, और हम तो चाहते हैं कि आप दोनों के साथ मिस फौजिया और मिस नौशीन को भी बुलवाएं, मगर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि कहीं इस मुलाकात का राज ना खुल जाए। हम आपसे प्रोफेसर रहील के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपके सवालात का जवाब देना हम अपना फर्ज समझेंगे, नसार करमानी ने कहा, लेकिन हमें इस पर अफसोस का इजहार जरूर करने दें कि प्रोफेसर के अगवा को इतने दिन हो गए हैं और मुतलका महकमे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने फराज से गाफिल नहीं, होम सेक्रेटरी ने नरम लहजे में कहा। और अगवा के चंद घंटे बाद ही हमें इस वारदात का इल्म हो गया था। फिर हमने ये सुराग भी लगा लिया कि प्रोफेसर को कहाँ रखा गया है। इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करें, मुजरिमों ने प्रोफेसर को कहीं और मुंतकिल कर दिया। लेकिन ये बात शायद उन्हें नहीं मालूम कि वो जगह भी अब हमारे इल्म में आ गई है। फिर आप लोग, सरवर नदीम ने कुछ बोलने की कोशिश की। हम लोग जब चाहें प्रोफेसर को उस जगह से निकाल सकते हैं, अफसर आला ने कहा। और फिर देर किस बात की? जल्दबाजी नुकसान का बायस हो सकती है। हम इस मकान की निगरानी कर रहे हैं और हमें यह भी मालूम है कि वो मकान किसका है और कौन लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। बस फिर इन लोगों को फौरी गिरफ्तार कर लें, सरवर नदीम ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। अफसर आला ने भी तेज आवाज में ही कहा, और इस सिलसिले में आप लोग राय ना दें तो मुनासिब है। यह हमारा मामला है और हम बहुत सोच समझकर इक़दाम करेंगे। आप ये बताइए कि प्रोफेसर को कब से जानते हैं? अफसर आला का बराह रास्त मुखातब नसार करमानी था। जब से वे शहर में आए थे। और नसार करमानी ने ज़ेन पर जोर देते हुए कहा, और मेरा ख्याल है कि मैं इस शहर में पहला शख्स हूँ जिसकी प्रोफेसर से दोस्ती हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो आप पर एतमाद भी बहुत करते होंगे। ख्याल तो मेरा भी यही है। प्रोफेसर के जानने वालों में कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें वो नापसंद करते हों और महज दिखावे के लिए उनसे मिलते हों। ये बताना कदरे मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो मैं और सरवर नदीम भी उनके लिए नापसंदीदा अफराद बन जाते हैं। नसार करमानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनका मजाज अजीबो गरीब है। यूँ समझिए कि घड़ी में तोला और घड़ी में माशा वाला मजाज रखते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने मुझे और सरवर नदीम को कई बार अपने कमरे से बड़ी बरहमी के साथ निकाला। दोबारा आप लोग खुद उनके पास गए या वो खुद आपको लेकर गए? अफसर आला ने कहा, और हमें तो लोगों के बारे में बताएं जिन्हें उन्होंने कभी मुंह ना लगाया हो, एक बार धत्कार कर भी और उसकी तरफ देखने की और अज खुद कोशिश ना की हो। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, नसार करमानी ने कहा, और उनमें ज्यादा तादाद ख़वातीन की है। पहले हम मर्दों के बारे में बताएं, अफसर आला ने दबी दबी आवाज़ में कहा, और उन्हें तो शायद औरतों से दिलचस्पी ही नहीं। और ये आप किस तरह कह सकते हैं? हम लोग कई ऐसी औरतों से मिल चुके हैं जो उनके करीब होने की तमन्नाई रही हैं। खैर, इस बात को रहने दें कि आप लोग उन मर्दों के नाम बताएं जो असल में प्रोफेसर की ज़िंदगी में बहुत कम लोग दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि उनकी समाजी हैसियत ना होने के बराबर है। यूनिवर्सिटी और होटल का कमरा, और यूनिवर्सिटी में तारीख और फ़लसफ़े के शागिर्द, और कमरे में भी यही लड़के लड़कियां। कोई शागिर्द उन्हें कहीं ज़बरदस्ती ले गया तो चले गए, वरना नहीं। और उनकी अगर कोई सरगर्मी है तो वो किताबें पढ़ने तक महदूद है। अगर वो होटल के कमरे में ना मिले तो कोई भी आसानी से यह क्यास कर सकता है कि वो लाइब्रेरी में होंगे। उसके बावजूद भी उसके शहर के चंद अफराद ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्होंने बेदिली से ही सही उसे थाम लिया। इतनी लंबी तहमीद की जरूरत नहीं, सरवर नदीम ने नसार करमानी के रुकते ही कहा। होम सेक्रेटरी साहब, ये यहाँ मौजूद अफसरान प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहरहाल प्रोफेसर के करीब हम दोनों हैं, और हमारे अलावा अशोक मेहता, प्रोफेसर अताउल्ला, नाज़म अली सैयद, कमर महताब और तारक शेख, इन सब का तल्लुक यूनिवर्सिटी से है, और ये सब लोग तारीख, फ़लसफ़ा और सियासियात पढ़ाते हैं, नसार करमानी ने वजाहत की। उन लोगों के अलावा और कोई नाम जहन में है? अफसर आला ने सरवर नदीम की तरफ देखते हुए पूछा। और तो कोई नाम जहन में नहीं आता, कोई गैर मुल्की। और नसार करमानी ने ज़ाहिर लब कहा, आसार कदीमा, तारीख और फ़लसफ़ा से मुतल्लक कई गैर मुल्की अफराद उससे उनकी खतो किताबत तो थी शायद, लेकिन कभी उन्होंने उनका तज़किरा नहीं किया। याद करने की कोशिश कीजिए, कभी उन्होंने किसी का नाम सरसरी अंदाज या बेख्याली में लिया हो? चंद लम्हे खामोशी रही और फिर नसार करमानी ने कहा, अभी हाल ही में उन्होंने 2 नाम लिए थे, और देखिए शायद मुझे अभी याद आ जाएं। प्रोफेसर मार्टन का नाम। हाँ, बिल्कुल यही नाम लिया था उन्होंने, नसार करमानी ने होम सेक्रेटरी की बात कथा करते हुए कहा। और हाँ, प्रोफेसर ने एक बार किसी यांग लाई का तज़किरा भी किया था, और उनका ख्याल था कि वो गौतम बुद्ध का पैरोकार है। प्रोफेसर ने ये नाम किस सिलसिले में लिया था? होम सेक्रेटरी के बराबर बैठे हुए एक अफसर ने कहा। शायद गंदारा तहजीब पर बात हो रही थी, नसार करमानी ने ज़हर पर जोर देकर कहा। हाँ, गंदारा तहजीब पर बात हो रही थी, और उसी गुफ्तगू में उन्होंने प्रोफेसर मार्टन का हवाला भी दिया था, लेकिन उनके लहजे में बड़ी हकारत थी।
हालांकि मैंने उन्हीं के कहने पर प्रोफेसर मार्टन के मकाले पढ़े थे और यांग लई के बारे में कोई और बात जो प्रोफेसर राहील ने की हो उसके बारे में ठीक से याद नहीं। वैसे मखलूक नस्ल और जहानत के मसले पर बात हो रही थी शायद, और इसी सिलसिले में उन्होंने यांग लई का हवाला दिया था। क्या यांग लई दोगला है? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, नसार करमानी ने कहा, और यूं लग रहा था जैसे वो अपने ज़हन पर जोर दे रहा हो। चंद लम्हे गौर करने के बाद उसने कहा कि इन दिनों शायद यांग लई ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी तहजीब के चोर से मिलना मैं पसंद नहीं करता। यांग लई मुझसे मिलना चाहता है और उसके पास गौतम बुद्ध की कोई बहुत ही कदीम मूर्ति है। यांग लई से मिलने का कोई खास सबब था। प्रोफेसर ने इस ज़मन में सिर्फ एक मुख्तसर सी बात की थी कि गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति मेरी तस्वर की आंखों से उजल नहीं। फिर मैं यांग लई की मूर्ति क्यों देखूं? और कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। यूं लगता था कि जिस मौजू पर बात हुई थी वो मुकम्मल हो गया। सूरत हाल को भांपते हुए सरवर नदीम ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग अब जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जाने से पहले कोई गुजारिश गौर से सुन लें कि इस मुलाकात का किसी से जिक्र ना करें। प्रोफेसर राहील की ज़िंदगी के मफाद में भी है और मुल्क व कौम के भी, और इसी में बेहतरी है। थोड़ी देर बाद ही महकमे दाखिला के दफ्तर से 2 कारें बाहर आईं और मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गईं। सर शाम ही आसमान बादलों से घिर गया। बादलों के तेवर देखकर कच्चे घरों के मकीनों में खौफ व बहरास का फैल जाना फितरी बात होती है। ऐसे मकीनों ने एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी और उनके जहनों में यही था कि किस तरह आज बारिश से असबाब हयात और बेरी बच्चे महफूज रहें। सूरज ने कबल अद वक़्त ही बादलों के पीछे मुँह छुपा लिया था, इसलिए तारीकी ने अपनी चादर फैला दी। मकानों, दुकानों, दफातर और बड़ी बड़ी इमारतों के बल्ब रोशन तो कर दिए गए थे, लेकिन स्याह गंगूर घटा के सामने उनकी भला क्या चलती। यूं लग रहा था कि गोया रोशनी के कमकमे अपनी बेबसात होने का रोना रो रहे हों, और इसके अलावा ये अंदेशा भी था कि बारिश के शुरू होते ही रवायत के ऐन मुताबिक बिजली भी गायब हो जाएगी और फिर अंधेरे का एक लामतनाही सिलसिला गली कूचों में दर आएगा। अरे ओ अकराम, और कोई लालटेन या मोमबत्ती भी इस घर में है कि नहीं? और इस घर में तो हमसे पहले भूत रहते थे और उन्हें रोशनी की क्या ज़रूरत थी? कासम ने कहकर लगाते हुए कहा, और सोचने की बात है कि फेडरल बी एरिया के इलाके में ये मकान यूं ही तो खाली नहीं पड़ा था। ठीक कहते हो भाई, अकरम ने बेजारी से कहा। जिस भूत की निगरानी और देखभाल हम कर रहे हैं उसके उठने का वक्त भी हो गया है। और कराम के साथी कासम ने सवाल किया, गौर करने की क्या जरूरत है यार? कासम ने कहा, यह बात बहरहाल साफ है कि ये मोटी मुर्गी नहीं है। अगर मोटी मुर्गी होता तो उसकी निगरानी न हम जैसे कंगलों से कराई जाती और न उसे ऐसे मकान में रखा जाता जहां कुत्ते दाखिल होना पसंद करें, न गधे। नहीं यार, अब इतना बुरा भी नहीं है मकान, और बाहर से देखने में तो अच्छा खासा लगता है। अकराम ने कहा, और तू जा बाजार से 2-3 मोमबत्तियां ले आ। अंधेरा हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, और अभी तो इसे भी देखना है कि जाग गया या अभी तक सोया पड़ा है। उसके सोने जागने का पता कहाँ चलता है, और उसकी आंखें तो हर वक्त खुली रहती हैं। आज सुबह तो वह तुझसे बहुत बातें कर रहा था। क्या बोलता था? पूछ रहा था कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर कब आता है, आशा आई तो कहना कि अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं और मुझे भी जगा देना, कहीं मार ना जाए यार। और उसे हम लोग कितने दिनों से नींद की दवा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नींद की दवा खतरनाक ही है, और जब भी तो वो घंटों सोता है और फिर जब जागता है तो बुरी तरह कांप रहा होता है। क्या ख्याल है आज की रात की दवा गोल कर दें? कहीं ऐसा ना हो कि आज रात ही कोई आ जाए और 3 दिनों से कोई भी नहीं आया। मेरा ख्याल है कि उसे अकराम फिक्रा पूरा ना कर सका और बहुत जोर से बादल गरजा और बिजली चमकी थी। ले भाई, अल्लाह रहम करे, और मोमबत्ती भी नहीं आई। अकराम ने बैरूनी दरवाजों की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस अभी लेकर आता हूँ। और मेरे भाई, बारिश शुरू हो गई है, कासम ने चिल्लाकर कहा। मोमबत्ती ना भी लाया तो क्या है, इस बारिश में ना तो कोई आएगा और ना ही मरीज भागेगा। बारिश जोरों शोर से हो रही थी। कासम और अकराम थोड़ी देर तक तो बारिश की तेजी, बादलों का गर्जना और बिजली का चमकना देखते रहे, और फिर प्रोफेसर राहील के करीब पड़ी हुई चारपाई पर आकर बैठ गए। प्रोफेसर राहील ने उन्हें आता हुआ देख तो लिया था, लेकिन उसने उन्हें मुखातब नहीं किया, और आज सुबह से उसे बोलने में भी चक्कर से आ रहे थे, इसलिए वो आवाज़ भी मुंह से निकालते हुए घबरा रहा था। मेरा ख्याल है कि आप जाग रहे हैं, अकराम ने पूछा, और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर ही बोला, बहुत तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल तूफानी बारिश।
प्रोफेसर दम साधे पड़ा उनकी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था और वो उन पर साबित करना चाहता था कि उस पर गशी और बेहोशी तारी है। वो जानता था कि ये लोग उसे मुसलसल सोने की दवा खिला रहे हैं और वो चाहता तो कोई न कोई गड़बड़ कर सकता था, लेकिन वो तो अपने अगवा करने वालों का मकसद जानना चाहता था और उसे अभी तक ये भी नहीं मालूम हुआ था कि अशोक के घर से वो इस खस्ता हाल मकान तक कैसे पहुंचा। कौन उसे उठा लाया। अकराम और कासम की बातों से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये किराए के लोग हैं और ये जिस के लिए काम कर रहे हैं उसे भी नहीं जानते।